वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस अपने चैनल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की 6 क्लासेस डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट 7th क्लास रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एलुलाई को, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले इससे पहले हमने जो भी क्लासेस डिस्कस करी थी, 6 क्लासेस डिस्कस करी थी। लास्ट हमने डिस्कस किया था ट्रैकिया को। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकता है। और उसके साथ साथ जो इससे पहले जो वीडियोस कवर हुई थी, हमारे जो टॉपिक्स कवर हुए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो उनको भी वहाँ से देख सकता है, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे, उनको डिस्कस कर लेंगे। पहली बात कि अगर कोई बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है एमवी नर्सिंग डेस्क से, तो आप इस बार कोड को स्कैन करके आप उससे ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ प्रीवियस क्लास से एक डाउट आया था किसी बच्चे का कि खुशी का डाउट था शायद, वो खुशी का ही था। तो ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रैकिया कि एक बार हमें जो ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रैकिया है वो समझ में नहीं आई, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, जब हमने ट्रैकिया को पढ़ा था तो मैंने आपको ट्रैकिया को ड्रॉ करके बताया था, हमने इमेज भी देखी थी ट्रैकिया की। ये ट्रैकिया है और नीचे जाके ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन कहला रहा है मेरा ट्रैकिया, जो ऊपर का पोर्शन है, और ये लोअर पोर्शन कहला रहा है मेरा ब्रोंकाई, है ना। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, या फिर इन्हें मैं सिंगल को मैं ब्रोंकस भी बोल सकता हूँ, ब्रोंकस, ठीक है। तो जब मैंने आपको ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ब्लड सप्लाई दो तरीके से होती है। एक तो होता है आर्टियल ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक यहाँ पे चीज़ करेक्ट भी करवानी है मुझे। मैंने कहा था कि आर्टियल ब्लड सप्लाई होती है पहला इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, वेन नहीं आर्टरी। दूसरा मैंने आपको बताया था ब्रैकियल आर्टरी, वो ब्रैकियल नहीं, वो ब्रोंकियल आर्टरी है, इसको करेक्ट कर लेना। मैंने लास्ट वीडियो में ब्रोंकियल की जगह आपको ब्रैकियल आर्टरी बताई थी, तो वो ब्रैकियल नहीं है, वो ब्रोंकियल आर्टरी है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको क्लियर कर लेना कि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है ट्रैकिया की, है ना, वो सप्लाई होती है दो आर्टरी से, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। अब बेसिकली जो ये ट्रैकिया है, इसका अगर मैं देखूं तो इसके दो रीजन दिखेंगे। एक ये वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं अपर रीजन, और ये वाला रीजन ट्रैकिया का जिसे हम बोलते हैं लोअर रीजन, ठीक है। और लोअर रीजन के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ब्रोंकस वाला पार्ट, ठीक है। तो जो अपर वाला पार्ट है, जब मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने कहा था कि ट्रैकिया के सामने अपर पार्ट में थायराइड ग्लैंड है, ऐसे, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था ट्रैकिया के, जब आप एंट्री ऑर्गन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा था कि ट्रैकिया के सामने थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड है तो इस थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करने वाली जो वेन होगी ना, जो जो आर्टरी थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करेगी, उसे हम बोलते हैं थायराइड आर्टरी। उसे हम क्या बोलेंगे? थायराइड आर्टरी। इसी की एक ब्रांच होती है जो थायराइड को नीचे से, यानी कि इंफीरियर मतलब नीचे से जो इसको सप्लाई कर रही होती है, वही आर्टरी हमारे ट्रैकिया के अपर पोर्शन को भी सप्लाई करती है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका नाम आया वो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कि ऐसी आर्टरी जो थायराइड ग्लैंड को नीचे से, यानी कि इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ से ब्लड सप्लाई दे रही होगी, उसी की एक ब्रांच आके ट्रैकिया के अपर पोर्शन को क्या कर देती है? ब्लड सप्लाई कर देती है। तो बेसिकली जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो ट्रैकिया के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ट्रैकिया के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, जो ब्रोंकियल आर्टरी है, तो देखो नीचे क्या है? ब्रोंकस है, ये मेरा राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये वाला, और ये मेरा हमारा है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। तो लास्ट में ट्रैकिया का आपको पढ़ाया था, ट्रैकिया के जब मैंने एंट्री वाले पार्ट में, हमने अपर पार्ट में थायराइड ग्लैंड पढ़ा था। सेम हमने जब आप नीचे की तरफ आए थे तो मैंने कहा था कि इसको नीचे की तरफ से इसके सामने होता है आर्क ऑफ अओर्टा, यहाँ से एक ऐसे करके एक आर्क ऑफ अओर्टा जा रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो,
ठीक है। तो इसी आर्क ऑफ अओर्टा का जो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहीं से एक ब्रांच निकलती है, यहां से एक ब्रांच निकलती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकियल आर्टरी। बेसिकली जो ये ब्रोंकियल आर्टरी है, ये राइट और ये लेफ्ट ब्रोंकस को सप्लाई करती है, लेकिन इसका यही जो ब्रोंकस आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी है, यही ट्रेकिया के इस लोअर वाले पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर देती है। इस लोअर वाले पोर्शन को ये ब्रोंकियल आर्टरी ब्लड सप्लाई कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि जो मेरे ट्रेकिया का लोअर पोर्शन है वो किसके नियर बाई है? ब्रोंकस के नियर बाई है, तो इसलिए ब्रोंकस वाली आर्टरी से ही लोअर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसलिए वहां पे वो वाली आर्टरी कौन सी थी? ब्रोंकियल आर्टरी थी, जो ट्रेकिया के लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई है वो दो आर्टरी से सप्लाई होती है। एक होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर देती है नीचे की तरफ से, उसी की एक ब्रांच ट्रैकिया के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई कर देती है। उसके बाद आती है ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी ट्रैकिया से डिवाइड होने वाले दो ब्रोंकस को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर आपसे कोई पूछे है ना, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पहले ये लिख लो, फिर मैं दूसरे पॉइंट लिखवाता हूँ ना। तो चलो इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डायग्राम हम आगे भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख लो कि जो मेरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये सप्लाई कर रही है किसको? अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया को। तो यहाँ पे तो कुछ लिखने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसकी ब्रांच है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है ना। यहाँ पे लिख लो ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल जो आर्टरी होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग aorta, डिसेंडिंग aorta। यानी कि जो अभी मैं आगे इमेज दिखाऊंगा वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो मेरी ब्रोंकियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? डिसेंडिंग aorta की ब्रांच। यानी कि जब aorta आर्क ऑफ aorta बना के ना, बेसिकली आर्क ऑफ aorta क्या होता है? ये ऐसे घूम के आता है ना, ये ऐसे, ये नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पे इसकी ऐसे तीन ओपनिंग्स होती हैं। जब आप हार्ट बनाते हो तो वहां पे बनाते हैं ऊपर, है ना। इसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ aorta। ये देखो, ये आर्क बना रहा है ना, घुमाव घुमाव बना रहा है, ऐसे घुमाव। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं असेंडिंग aorta, और इस वाले को बोलते हैं डिसेंडिंग aorta। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं नीचे, है ना, डिसेंडिंग aorta। और इसी डिसेंडिंग aorta की एक ब्रांच यहाँ से निकलती है, एक ब्रांच ऐसे, और इसी ब्रांच को हमने बोला था ब्रोंकियल आर्टरी। हमने क्या बोला था? ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, और यही आगे जाके किसको सप्लाई कर देती है? लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ये तो थी आर्टरी ब्लड सप्लाई। अब इसकी बात करूं अगर मैं वीनस ड्रेनेज की, अगर मैं बात करूं इसके वीनस ड्रेनेज की, तो बेसिकली जो वीनस ड्रेनेज होता है वो इन्हीं आर्टरीज का वेन वाला हिस्सा उठा लेता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया से ब्लड, डिओक्सिन ब्लड कौन उठाएगा? तो वो उठाता है इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया से डिओक्सिन ब्लड कौन उठाएगा? तो वो उठाएगा यहाँ से, यही वाली, ये ब्रोंकियल आर्टरी थी, तो इसी की ब्रोंकियल वेन। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली इसको समझा दिया है कि ब्लड सप्लाई ट्रैकिया कैसे होती है। अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया सप्लाई होता है आपका इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, और लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया सप्लाई होता है ब्रोंकियल आर्टरी से। ठीक है, अगर मैं इसके ड्रेनेज की बात करूं, तो डिओक्सिनेटेड ब्लड इन्हीं दोनों आर्टरीज के वेन वाले हिस्से से उठा लिया जाता है। जहां पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई कर रही थी, वहीं से इंफीरियर थायराइड वेन उठा लेगी। जहां पे ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई कर रही थी, वहां से ब्रोंकियल वेन उठा लेगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसकी इमेज देख लो।
ये देखो है ना, ये मेरा ट्रैकिया है, ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड हुआ, ये वाला हिस्सा थायराइड ग्लैंड हुआ, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये रिथायराइड, ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ना, ये वाली जा रही है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, और इसी की ब्रांच, ये वाली ब्रांच यहां से निकलकर इधर की तरफ है ना, ये वाला, ये इसको सप्लाई कर रही है, ये वाली ये सप्लाई कर रही है, दिस इज अपर पार्ट ऑफ द थायराइड है ना। अब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो, ये रहा डिसेंडिंग अओर्टा, थोरेसिक अओर्टा, ये डिसेंडिंग अओर्टा नीचे की तरफ आ रहा है, यहीं से एक ब्रांच निकली, ये वाली ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं अपर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी। सेम इधर होता है, जो अपर राइट ब्रोंकियल आर्टरी होती है, यही ऊपर जाके जब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन कहलाया कैरिना है ना, ये कैरिना से दो डिवाइड हुए, राइट एंड लेफ्ट, ये ऊपर वाला पोर्शन है लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, और आप ये देख रहे हो कि ये ब्रोंकियल आर्टरी यहाँ से होती होती ब्रोंकस को सप्लाई करती करती ऊपर लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में जाके एंटर कर जाती है, और वहां को सप्लाई कर दी, और ऊपर जाके इनफिर थायराइड आर्टरी से जुड़ जाती है, ठीक है। आप एक बार इस इमेज को देख लो, आई होप यहाँ इस इमेज से जो और भी थोड़ा बहुत डाउट था वो प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, और ये मेरी इन्फीरियर अपर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी है, जो पार्ट है डिसेंडिंग अओर्टा का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये लेफ्ट है, और ये वाली मेरी राइट ब्रोंकियल आर्टरी है, जो ये भी किससे निकल रही है, आपकी डिसेंडिंग अओर्टा से निकल रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ, नेक्स्ट उसकी तरफ। ये हमारी 7th क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई को, ठीक है। ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई की बात करूं तो जो हम ट्रैकिया पढ़ रहे थे, ट्रैकिया हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा था, लेरेंक्स से फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक पहुंच रहा था, ठीक है। और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे एट द एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा ट्रैकिया डिवाइड हो जा रहा था दो ब्रोंकस में, डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकस। पहला था राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और दूसरा था लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। तो यहां से समझ में आया। और जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो एंटर हो जाता है आपका, एंटर इनटू राइट लंग, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है वो एंटर हो जाता है, एंटर इनटू लेफ्ट लंग, ठीक है। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे देखो कि ये वाला ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया नीचे आया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो ये जो दो हिस्से डिवाइड हुए हैं, यही आपके राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है। अब जब ये डिवाइड हुए हैं तो ये जिस पार्ट से ये एंटर हो रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो है ना, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जहां से ये एंटर हो रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट कहलाता है हीलियम। क्या कहलाता है, हीलियम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अब इसी पॉइंट से एक तो मेरा ये ब्रोंकस जाएगा, इसी पॉइंट से मेरी ब्लड वेसल्स जाएंगी, इसी पॉइंट से मेरा नर्व सप्लाई जाएगी, और इसी से मेरा लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फेटिक सप्लाई जाएगी। यानी कि इस पूरे पूरे लंग्स में अगर कहीं से मुझे एंटर होना है किसी भी चीज को, आइदर वो आपकी ब्लड वेसल हो, आइदर वो आपकी नर्व हो, आइदर वो आपकी लिम्फेटिक वेसल हो, कुछ भी हो, तो वो एंटर हीलियम से ही होगी। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हीलियम ऑफ द लंग्स, जहां से ब्रोंकस एंटर हो रहा है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंटर हो जाता है राइट लंग के अंदर, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंटर हो जाता है लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि जो ये हर्ट है ना, यहाँ पे ये सॉरी ये लंग्स, इस लंग्स के पास ये वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हर्ट। क्या प्रेजेंट होता है, हर्ट। तो आगे अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, राइट प्राइमरी ब्रोंकस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है, ये वर्टिकल होता है,
शॉर्ट होता है एंड वाइडर वाइडर चौड़ा होता है देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये मेरा राइट वाला लंग है और ये लेफ्ट वाला है। तो जो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर्ट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये ऐसे हर्ट प्रेजेंट होता है, तो हर्ट की वजह से ये जो मेरा लेफ्ट लंग है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे चला जाता है एज कंपेयर टू राइट। तो इस लेफ्ट वाले लंग्स के अंदर अगर इस ब्रोंकस को एंटर होना है तो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, तब जाके वो इसके अंदर एंटर होगा। जैसे सपोज करो मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो सपोज करो ये एक पाइप है और यहाँ से दो पाइप निकाले मैंने, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक तो बिल्कुल यहीं पे स्टार्ट है इसका लंग, तो ये बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलते इसके अंदर एंटर हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि एक लंग थोड़ा सा इससे दूर है, तो इसमें एंटर होने के लिए इस वाले पाइप को, यानी कि लेफ्ट वाले ब्रोंकस को थोड़ा सा लेंथी होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने वही वाली बात बोली है कि इसी कारण से मेरा जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो नियर बाय, यानी कि लंग्स के अंदर बहुत जल्दी एंटर हो जाता है। इसलिए वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा, थोड़ा सा शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू राइट, और वाइडर होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, तो इसी की वजह से जो राइट इसकी वो लिख लो लेंथ, लेंथ कितनी होगी इसकी, इसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर। राइट ब्रोंकस की लेंथ कितनी होती है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस की 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके पॉइंट एक इसके इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि इसी वजह से ये छोटा है इजीली, यानी कि ट्रैकिया से अगर कोई भी चीज आएगी ना, अगर मैं बात करूं यहाँ से कोई भी चीज आएगी, तो वो सबसे पहले, एक मिनट, अगर यहाँ से कोई भी चीज आ रही है तो सबसे पहले किसके अंदर जाएगी, राइट ब्रोंकस के अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये शॉर्ट है, ये नियर बाई, यहाँ तक पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और इसको 2.5 सेंटीमीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर इसकी लेंथ की बात करूं, तो मेरा जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ ही होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर अगर ये लेफ्ट राइट ब्रोंकस के अंदर कोई भी चीज एंटर होनी है, इन दोनों ब्रोंकस में सबसे पहले किस में जाएगी, वो राइट में जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट वाला ब्रोंकस छोटा है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस इज वेरी मच susceptible for obstruction। यानी कि अगर आप कोई सिक्का निकल, बच्चा बच्चा हो या एडल्ट है, कोई भी सिक्का निकल लेता है, कुछ निकल लेता है, वो सबसे पहले कहाँ पे पहुंच सकता है, राइट ब्रंकस में पहुंच सकता है, और उसको क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे राइट हो गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस की, अगर मैं बात करूं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस की, ठीक है, तो जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेंथी एज कंपेयर टू राइट वन। इसकी लेंथ की बात करूं, इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और बेसिकली ये पॉइंट तो हम लंग्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, बट अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख लो, एक मिनट बस, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो कि जो राइट ब्रोंकस है ना, जो मेरा राइट ब्रोंकस है, वो जैसे ही एंटर होगा, लंग्स के अंदर एंटर होगा आफ्टर प्राइमरी ब्रोंकस, तो ये डिवाइड होता है, इट डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि राइट लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, 3 लोब्स इन राइट लंग। ये आप जब हम इससे इसके बाद हम लंग्स को पढ़ेंगे, तो लंग्स में आपको पता चलेगा कि जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ना, वो डिवाइड होगा सेकेंडरी प्राइमरी सॉरी राइट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में। जैसे ही एंटर होगा तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगा वो कितनी ब्रांच बनेंगी, 3।
क्यों बनेंगी? क्योंकि इन तीनों ब्रांचेस को 3 लोब्स में एंटर होना है। इस पॉइंट को इतना ही पढ़ना है, ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो लंग्स की करेंगे, और लंग्स में मैं आपको प्रॉपर इसको समझा दूंगा, ठीक है। दूसरे हम बात करें लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ये यहां से डिवाइड होता है सेकेंडरी प्राइमरी में, इट डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकस। तो कितने ब्रोंकस में डिवाइड होता है आपका लेफ्ट वाला? 2 ब्रोंकस में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि मेरे लेफ्ट लंग के अंदर कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स इन लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और ये दोबारा रिपीट होगा आपका ये वाला पॉइंट डिवाइड वाला लंग्स के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ऐसी मेजर वाली बात नहीं है, जब हम लंग्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं ब्रोंकियल ट्री की, है ना। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा ट्रैकिया है, ये यहाँ से डिवाइड हुए, ये आगे जाके जब अब आगे जा रहे हैं तो फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये फर्दर डिवाइड हो रही है ब्रांचेस, ये ब्रांचेस आगे जाके फिर डिवाइड हो रही है ऐसे की तरह, है ना, ये वाली। तो इन्हीं को ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देख रहे हो एक ट्री सा बन रहा है ना, एक पेड़ सा बन रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ट्रैकिया। सबसे पहले क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंक के बाद होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी सॉरी हाँ एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। इसके बाद एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर और सैक, और फिर लास्ट में आ जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक, और उसके बाद एल्वियोलाई आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रोंकियल ट्री। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, है ना। करीना को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आकर लिख सकते हो। लिखना क्या, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, अगर आपको क्लियर समझ में आए। ये मेरा ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया डिवाइड हुआ राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। राइट प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक सुपीरियर लोब के लिए, एक मिडल लोब के लिए, और एक इंफीरियर लोब के लिए। ये हम पढ़ेंगे आपका लंग्स के अंदर, ठीक है। और जब ये सेकेंडरी ब्रोंकस हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकस फिर डिवाइड होता है ये टर्चरी ब्रोंकस में। टर्चरी ब्रोंकाई, ये वाला टर्चरी ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। टर्चरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होता है ये आपका यहाँ पे टर्चरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। ये यहाँ से डिवाइड हुआ ऐसे, ये वाला पोर्शन है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं आपके ये हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके आते हैं एल्वियोलर डक्ट। इसके बाद यहाँ पे आएगा एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट के बाद एक पोर्शन आता है एल्वियोलर सैक। अब ये बेसिकली एल्वियोलर सैक क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस करा था शायद पहली वाली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि द कवरिंग ऑफ एल्वियोलाई, बट एक्चुअली एल्वियोलर जो सैक होता है वो कवरिंग नहीं होती है। ये एक पाथ भी होता है, एक पैसेज भी होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जहां जहां पर एक से ज्यादा एल्वियोलाइज आके खुलती हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक एल्वियोलाई है, ये दूसरी, और ये तीसरी। इन तीनों एल्वियोलाइज का जो एक कॉमन पाथवे है ओपनिंग का, ये वाला पाथवे है ना, ये वाला पाथवे कहलाता है आपका एल्वियोलर सैक, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली ब्रोंकियल ट्री। तो इनको हम नेमिंग कर देते हैं ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस,
सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्चरी ब्रोंकस, ठीक है, और टर्चरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद ये आपके आएंगे एल्वियुलर डक्ट, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट के बाद ये आएगा एल्वियुलर सेक, एल्वियुलर सेक, और एल्वियुलर सेक के बाद ये आ जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका ब्रोंकियल ट्री। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इस पर फिर से बात कर लेंगे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये करीना क्या है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं करीना। देखो करीना, इट इज द, आप लिख सकते हो, लिख लो, इट इज द पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ, नहीं, पार्ट वेयर ट्रेकिया divided, where trachea divided into two bronchi, right and left, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कैरिना है। कैरिना क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ट्रैकिया आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अगर बेसिकली तो ये इतना ही है कैरिना। अगर इसकी लोकेशन पूछें तो ये कहाँ पे होता है, एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लो, इट इज द मोस्ट sensitive part of, it is the most sensitive part of the respiratory system, respiratory system। यानी कि अगर इस डिवीजन को, इस वाले पॉइंट को, है ना, अगर इस वाले पॉइंट को आपने किसी भी चीज से, बेसिकली हम जब इंट्यूबेशन करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, तो उस केस में हम जो ट्यूब डालते, ट्यूब यहाँ से आती है, अगर वो ट्यूब इससे टच हो जाती है तो एक बहुत सीवियर गैग रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है अब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आती है लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। तो जो अब इसमें हमने प्राइमरी ब्रोंकाई पढ़ी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो बेसिकली किससे लाइन होती है, तो वो होती है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटी, ये एफ है, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बोलूँ तो SCCE, बट ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बस इसलिए बोली है, जब बस ध्यान रखने के लिए, आप इसको ऑफिशियली यूज मत करना, एग्जाम में मत लिख के आना ना। तो बेसिकली ये ऑफिशियली यूज होने वाली टर्म नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंडर के लिए रख दिया है, क्योंकि आगे भी इसमें भी सेम होती है। तो यहाँ पे भी यही होती है, SCCE यानी कि स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें भी यही होती है, SCCE यानी कि स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो मेरी प्राइमरी ब्रोंकाइट, सेकेंडरी ब्रोंकाइट, टर्शियरी ब्रोंकाइट, है ना, ये वाला पोर्शन प्राइमरी है,
ये वाला पोर्शन सेकेंडरी है और ये वाले पोर्शन टर्चरी है। अब लिखा हुआ है जो ये मेन ब्रोंकस है ये प्राइमरी है, इसका मतलब है प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये टर्चरी सेगमेंटल ऑफ ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाइज हैं ये तीनों की तीनों ब्रोंकाई किससे लाइन होती हैं? स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि इनकी जो लाइनिंग है, इनकी जो लाइनिंग होगी उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे, ऐसे हल्के हल्के है ना, ऐसी जो इसकी लाइनिंग है इसमें से हल्के हल्के सीलिया प्रेजेंट होंगे। और सीलिया का फंक्शन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये देखो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब बेसिकली जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये ब्रोंकियल ट्री बताया था ना, ये ब्रोंकियल ट्री मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तो ध्यान रखना जैसे ही ये ब्रोंकियल ट्री नीचे की तरफ आता चला जाएगा है ना, अगर वो ट्रैक ऐसे ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी से टर्चरी, टर्चरी से आपका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका डायमीटर पहले इतना था, फिर इतना हो जाएगा, फिर और पतला हो जाएगा, यानी कि इसका डायमीटर नैरो होता हुआ चला जाएगा ना। पहले चौड़ा था, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो जैसे जैसे डिवीजन होगा ब्रोंकियल ट्री का वो नीचे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे उसका डायमीटर भी पतला होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स दो तरह के ब्रोंक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं लार्ज ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और एक होते हैं स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स हैं ये ऊपर वाले हैं, जो ऊपर से आ रहा है। आगे जाके जब ये डिवीजन की तरफ जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन, यहाँ ये वाला पोर्शन है ना, अगर जब ये आगे की तरफ यहाँ पे आया और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से दो डिवीजन हो गए, एक इधर चला गया और एक इधर आ गया, तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा मेरा स्मॉल ब्रोंक्यूल्स और ये मेरा कहलाएगा लार्ज ब्रोंक्यूल्स, लार्ज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही? हाँ भाई हो रही है, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो चलो अब इसमें देख लो कि जो मेरे लार्ज ब्रोंक्यूल्स हैं है ना, ये जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स हैं ये कवर्ड होते हैं, लाइंड होते हैं सीलिएटेड सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से, प्लस यहाँ पे एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल, विद गॉबलेट सेल, प्लस मत लिखो यहाँ पे लिख लो विद गॉबलेट सेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो मेरे लार्ज वाले ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर सीलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पाई जा रही है, और उन इन कॉलमनर एपिथेलियम के बीच में भी क्या प्रेजेंट है? आपकी गॉबलेट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं बात करूं इससे आगे स्मॉल ब्रोंक्यूल्स की, तो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स भी सेम इसी से लाइन होते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स भी सेम इसी से लाइन होते हैं, बस फर्क कितना होता है लिख लो पहले। ये लाइन होते हैं सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे क्या नहीं होता? विदाउट गॉबलेट सेल, विदाउट गॉबलेट सेल। बस इस लोअर पोर्शंस में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, बाकी इनकी लाइनिंग सीलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो किससे लाइन होते हैं? यानी कि जो ये वाला पोर्शन अगर आप देख रहे हो, ये वाला टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये वाले पार्ट है ना, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो लाइन होते हैं नॉन सीलेटेड, यहाँ पे सीलेटेड नहीं होता है, ये लाइन होते हैं नॉन सीलिएटेड सिंपल, और यहाँ पे क्यूब कॉलमनर की जगह क्यूबिटल आ जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि आपकी ब्रोंकियल ट्री का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता, वो नॉन सीलेटेड होता है, तो वो वाला पार्ट होता है आपका
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता, और इनके अंदर जो कोल्यूमिनर सेल थी, जो अब तक आप पढ़ते आ रहे थे ब्रोंकियल ट्री के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, और इवन ब्रोंक्यूल्स में आपने पढ़ा, तो उसके अंदर जो कोल्यूमिनर पाया जा रहा था वो यहाँ पे आके क्यूबोइडल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच सेल फाउंड हियर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तो यहाँ पे जो सेल पाई जाती है उसका नाम होता है क्लेरा सेल, क्लेरा सेल। These cells are found in the terminal bronchioles। अब इनका काम क्या होता है, they protect from inhaled toxins and carcinogens। बेसिकली टॉक्सिन्स क्या होते हैं, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप इनहेल करते हो लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को हम बोलते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस, है ना, यानी जहरीले पदार्थ जिन्हें जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। कार्सिनोजेंस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर कॉज करवाते हैं, तो इसको लिख लो, ये होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस। और जो कार्सिनोजेंस होते हैं, दे आर द causative एजेंट ऑफ कैंसर, यानी कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जिनसे आपकी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है, तो वो वाले चीजें कहलाती है आपकी कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो आपकी जो क्लेरा सेल है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्हीं दो तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस से और आपके कार्सिनोजन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, और इन सेल्स को हम, दे सेल आल्सो नोन एज, these are the स्टेम सेल। इनको हम क्या, ये कौन सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स, और ये दूसरे नाम से जानी जाती हैं, ऑल्सो नॉन एज रिजर्व वायर सेल। ठीक है, बेसिकली जो क्लेरा सेल्स होती हैं वो स्टेम सेल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम होती हैं, और इनका दूसरा जो नाम होता है वो रिजर्वायर सेल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कार्टिलेज ऑफ ब्रोंकाई की तरफ। तो देखो, ये ट्रैकिया वाला पोर्शन है, आप देख, हमने ट्रैकिया के अंदर पढ़े थे कि ट्रैकिया के अंदर 16 से 20 हाइलेन कार्टिलेज की सी शेप रिंग्ड होती है ना, तो हमने ट्रैकिया के अंदर क्या पढ़ा था, इन ट्रैकिया हमने पढ़ा था 16 से 20 सी शेप की इनकम्प्लीट, जो आगे से कंप्लीट थी लेकिन पीछे से कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट हाइलेन कार्टिलेज से, हाइलेन कार्टिलेज से बनी हुई थी रिंग्स। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जब कार्टिलेज और ब्रोंकाई, यानी जब ट्रैकिया से पहली बार ब्रोंकस डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, यहां पर लिख लो, इन प्राइमरी ब्रोंकस, इन प्राइमरी ब्रोंकस there is there also cartilage rings are present। तो प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर भी कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती हैं, बस फर्क कितना होता है कि हेयर, यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, बट हेयर these rings but these rings are replaced with irregular cartilage plates। ठीक है, आपके प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि ट्रैकिया के अंदर वो इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग होती हैं, और आपके इसमें प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर वो इरेगुलर शेप की होती हैं। वहां पे सी शेप फिक्स बता दी थी, लेकिन प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर उनकी कोई सी या बी या डी कोई शेप नहीं, वो इरेगुलर शेप की प्लेट्स बन चुकी हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारी ब्रोंकाई नीचे की तरफ जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी टर्मिनल, तो ये जो कार्टिलेज है इसका अमाउंट घटता चला जाएगा और ये रिप्लेस होते चले जाएंगे स्मूथ मसल्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि
as bronchi divide further, the density of cartilage is replaced with स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल से वो रिप्लेस होती चली जाएंगी और एट द एंड ऑफ एट एंड टिल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि एट ब्रोंक्यूल्स देयर दिस, नहीं कैसे लिखेंगे इसको, हाँ ऐसे लिख लो, एट ब्रोंक्यूल्स नो कार्टिलेज इज लेफ्ट। ठीक है, तो ब्रोंकियल्स तक पहुंचते पहुंचते सारे के सारे कार्टिलेजेस जो हैं जो वो रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, स्मूथ मसल से वो रिप्लेस हो जाते हैं। इस इमेज को देखो कि यहाँ पे ये ट्रैकिया से डिवाइड हुआ जस्ट, तो यहाँ पे इरेगुलर शेप की ये दिखी, फिर ये टूटना स्टार्ट हो गया है ना, यहाँ पे ऐसे थे, फिर नीचे की तरफ आओगे तो फिर और कम हो गए, फिर और नीचे क्या होगे तो और कम होते चले जाएंगे। तो आते आते जैसे ही ब्रोंक्यूल्स आएगा तो सारे के सारे कार्टिलेजेस किससे रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल से रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल है। तो जो ब्रोंकियल ट्री का अपर पार्ट होता है, ब्रोंकियल से ऊपर पार्ट, वो वाला सम अमाउंट ऑफ में रिजिड होता है, हल्का बहुत वो उस वहां पे सॉलिड पार्ट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज के अमाउंट्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रोंकियल्स पे आता है तो ब्रोंकियल्स वाला जो पार्ट है वो आपका स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे रोल क्या है कि क्यों, मतलब अगर यहाँ पे ब्रोंकियल्स में स्मूथ मसल्स हैं तो इससे क्या बेनिफिट है, क्या वो है। तो एक पॉइंट देखो कि जब तक कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट थे, है ना, जब तक कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट थे तो ये वाला जो पोर्शन था ये हार्ड था, समवट हार्ड था, यानी कि किसी भी कारण से कोलैप्स नहीं हो सकता था, नो कोलैप्स। ठीक है, यानी कि आपस में चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट्स है और वो रिंग्स इसको आपस में जुड़ने नहीं देंगी, चिपकने नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही स्मूथ मसल से रिप्लेस हुए तो ये वाला पोर्शन हो गया स्मूथ। क्या हो गया, स्मूथ। और ये क्या होगा कि कुछ डिजीज कंडीशन में ये जो ब्रोंक्यूल से नीचे वाला पार्ट है वो आपस में चिपक जाएगा और एयरवे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और यही चीज देखने को मिलती है सीओपीडी वाले पेशेंट्स में, यानी कि जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं सीओपीडी वाले, उनके केस में जो अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो उनका ब्रोंकियल्स वाला जो पार्ट है वो आपस में चिपक जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, फिर उसके लिए हम देते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। क्या देते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स, जो इन ब्रोंक्यूल्स को, इन ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। आई होप ये कार्टिलेज ऑफ द ब्रोंकाई क्लियर हो गए होंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं। एल्वुलाई, बेसिकली एल्वुलाई क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो ये एल्वुलाइज हैं, ये देखो ये एल्वुलाइज जो ग्रेप शेप की है ना, ये ऐसे, ये एल्वुलाइज हैं, ये सारी की सारी एल्वुलाइज हैं। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वुलाई। ठीक है, और ये बस इसमें इतना ही रखो कि एल्वुलाई आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और इसके बाद आपके आते हैं एल्वुलाई में हम पढ़ेंगे एल्वुलर सैक को। तो बेसिकली जो एल्वुलर सैक होता है वो क्या होता है, अब पाथवे या फिर मैं पैसेज बोलूँ, अब पैसेज वे ऑफ, या फिर एल्वुलर सैक इज अ स्पेस, हाँ ऐसे लिखो, इज द, इट इज द ओपनिंग स्पेस ऑफ टू और मोर एल्वुलाई। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे दिख भी रहा होगा एल्वुलर सैक, यानी कि ये एक एल्वुलाई, ये भी एक एल्वुलाई है, ये भी एक एल्वुलाई है। ये सारी की सारी यहीं वाले पोर्शंस में खुल रही हैं।
तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एलुलर सैक। यहाँ पे इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि इसको ऊपर से काटा गया है ना। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो जैसे ये एक एलुलर सैक है और इससे अटैच यहाँ पे भी एक एलुलाई है, ये एक एलुलाई दूसरी अटैच है और ये तीसरी एलुलाई अटैच है और ये चौथी एलुलाई अटैच है। तो आप ये देख रहे हो कि इन चारों की चारों एलुलाई की जो ओपनिंग है उसके लिए एक ही पैसेज वे है, ये वाला पैसेज। तो ये वाला पैसेज कहलाता है एलुलर सैक। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एलुलर सैक वाला। ठीक है, ये एलुलाई है, ये एलुलाई देख लो, ये है। और यहाँ पे भी लिख सकते हो जो एलुलाई है, इट इज द एक्सचेंज पॉइंट ऑफ गैसेस, इट इज द एक्सचेंज पॉइंट ऑफ गैसेस। यानी कि आप जो इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो तो उस गैस की जो एक्सचेंज है वो यहीं पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया भाई? तो अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ एलुलर सेल। तो ये जो एलुलर सेल है ना, ये जो एलुलाई है, ये वाली एलुलाई, ये एक एलुलाई किससे बनी है ना, तो ये दो तरह की सेल से बनी होती है। लिख लो, द एलुलर सेल, द वॉल ऑफ alveolar cell contain two type of cells. फर्स्ट है टाइप 1 एल्यूलर सेल और दूसरी है टाइप 2 एल्वियोलर सेल, और ये ऑल्सो नॉन एज सेप्टल सेल। जो मेरी टाइप 2 एलुलर सेल है वो क्या कहलाती है? सेप्टल सेल कहलाती है। तो इस अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ये वाली जो है, ये वाली है टाइप 1 एलुलर सेल, ये वाली है टाइप 2 एलुलर सेल जिसको हम सेप्टल सेल भी बोलते हैं, और ये जो पूरी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है एलुलाई वाला पोर्शन। क्या है ये? एलुलाई वाला पोर्शन है। क्या है? एलुलाई वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये एलुलर सेक का है जो आगे जाके दूसरी एलुलाई को भी जोड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको कि जो आपकी टाइप ऑफ एलुलर सेल है वो दो, उसकी जो वॉल है वो दो तरह की सेल से बनती है, टाइप 1 एलुलर सेल एंड टाइप 2 एलुलर सेल। ठीक है, टाइप 2 एलुलर सेल कहलाती है सेप्टल सेल। अब टाइप 2 एलुलर सेल का यहाँ पे फंक्शन है वो हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो मेन जो जानना चाहिए कि जो टाइप 2 एलुलर सेल है, टाइप 2 एल्वियोलर सेल, ये एक प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस एल्वियोलर फ्लूइड, इट प्रोड्यूस एल्वियोलर फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है सर्फेक्टेंट। क्या होता है? सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन दिस एल्वियोलर फ्लूइड, जो प्रोड्यूस होता है आपका टाइप 2 एल्वियोलर सेल से। ठीक है, और जो ये सर्फेक्टेंट है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पर लिख लो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक ये होता है आपका लिपोप्रोटीन्स और प्रोस्थाग्लैंडिन। एक मिनट, आपका जो ये प्रोस्थाग्लैंडिन नहीं आएगा यार उसको, हाँ, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस लिपोप्रोटीन्स। इसका कॉम्बिनेशन होता है आपका क्या? सर्फेक्टेंट। और मेनली जो सर्फेक्टेंट होता है वो क्या काम करता है? इट कलेक्ट इन एल्वेलाई एंड prevent it collapse during exhalation, during exhalation। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो सेप्टल सेल्स है यहाँ से प्रोड्यूस होगा एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं एल्वेलर फ्लूइड, और जो एल्वेलर फ्लूइड है ये एलोलाई के ऐसे बेसमेंट में प्रेजेंट हो जाएगा ये ऐसे। तो जब आप अब इस एलोलाई के अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा हुआ है यानी कि उसके अंदर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस है, और जब आप इनहेल एक्सहेल करोगे, जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो यहाँ से सारी एयर बाहर चली जाएगी, और जब सारी एयर बाहर चली जाएगी तो ये क्या है? स्मूथ मसल्स की बनी है, तो ये स्मूथ मसल आपस में
ऐसे कोलैप्स होने की कोशिश करेंगी, और ये कोलैप्स क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सर्फेक्टेंट नाम का फ्लूइड प्रेजेंट है जो इनको आपस में कोलैप्स नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है सर्फेक्टेंट का, तो इसको लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं गिफ्ट पॉइंट्स की, कि प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट स्टार्ट इन फीटल अराउंड, यानी जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो कितने टाइम पे जाके जो आपका ये सर्फेक्टेंट है ये प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे तो सर्फेक्टेंट किससे प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस फ्रॉम टाइप 2 एल्वियोलर सेल, टाइप 2 एल्वियोलर सेल से प्रोड्यूस होता है, और जो प्रोड्यूस होता है ये होता है अराउंड अराउंड 35th वीक। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर 35 हफ्ते कंप्लीट कर लेता है तो वहां पे जाके आपका ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द टाइप 2 एल्वियोलर सेल, क्योंकि 30 वीक से पहले आपके जो लंग्स होते हैं बच्चे को इतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो वहां पे जो एल्वियोलर की टाइप 2 सेल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, तो वहां पे इससे पहले फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो 35 वीक के बाद जो आपकी टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स है वो मैच्योर हो जाती है, तो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है सर्फेक्टेंट का। ठीक है, नेम ऑफ एल्वुलर मैक्रोफेज, एल्वुलाई के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो मैक्रोफेज का काम करती हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, उनको हम बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस। तो इनका नाम होता है डस्ट सेल। कौन सी सेल्स? डस्ट सेल। ठीक है, अगर आप इस इमेज में देखोगे तो ये वाले देखो, यहाँ पे इसको मैं हटाऊं तो ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ग्रीन वाला, ये है आपकी डस्ट सेल, एल्वुलर मैक्रोफेज यानी कि डस्ट सेल। अब ये क्या करती है, जब आप इनहेल करो तो वहां पे कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल देखो, क्यों? क्योंकि इससे नीचे जब आपने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पढ़े थे ना, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे एलआई से ये कार्टिलेज हो गया, ये लाइनिंग ऑफ टर्मिनल, आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्या है, नॉन सीलेटेड क्यूबिटल एपिथेलियम है, और इससे पहले जो आपने स्मॉल ब्रोंक्यूल्स पढ़े तो आपने क्या देखा था, वहां पे गॉबलेट सेल खत्म हो गई कि इस वाले टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, गॉबुलर सेल्स, और नीचे की तरफ जब आप टर्मिनल सेल्स में तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, सीलिया भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ तक तो प्रॉपर फंक्शन हो रहा था इम्यून सिस्टम का, कि सीलिया और म्यूकस थे, यानी कोई बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस आया उसको म्यूकस ने चिपकाया अपने आप से और सीलिया ने उसको ऊपर की तरफ धकेल दिया। लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आते आते आपने देखा कि ना तो वहां पे सीलिया प्रेजेंट है और ना ही वहां पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है ना, तो ना तो वहां पे म्यूकस रिलीज होगा और ना ही वहां पे सीलिया अपना काम कर पाए, क्योंकि सीलिया है ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर कोई भी इंफेक्शन, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इनको सबको क्रॉस करते करते कहाँ पहुंच गया, एलुलाई में पहुंच गया, तो उसको तो सेटल डाउन करना है ना। तो नेचर ने क्या करा है कि जब अगर बस ऊपर से पूरे ब्रोंकियल ट्री में से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बचता हुआ सीलियर म्यूकस से बचता हुआ कहां पहुंच जाए, एलुलाई के अंदर पहुंच जाए, तो वहां पे भी उसका इंतजार कौन कर रही है, मैक्रोफेजेस सेल्स कर रही है, जिसको हम बोलते हैं डस्ट सेल। और यही डस्ट सेल उस बैक्टीरिया को, उस हार्मफुल सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेगी, फैगोसाइटोसिस कर लेगी और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को किसी भी डिजीज होने वाली डिजीज से बचा लेगी। ठीक है, तो ये काम होता है एल्वुलर मैक्रोफेजेस यानी कि डस्ट सेल का। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, दोनों गिफ्ट पॉइंट समझ में आ गए। अब बात करते हैं व्हाट इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है इसको लिख लो, इट इज द वॉल ऑफ एरियोलर एंड कैपिलरी। आप ये देख रहे हो है ना, ये जो गोल गोल का है ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, एलोलाई है, और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स की ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी बेड। ठीक है, ये जो कैपिलरी बेड एलोलाई है, एलोलाई के बाहर की तरफ एक लेयर बनी हुई है एलोलाइज की, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी बेड। अब ये क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्लियर नहीं होगा, इस इमेज में देखो, इस वाले में ये देखो, ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, मैं इसको लिखता हूँ ब्लड वेसल। ये एलोलाई का अंदर वाला पार्ट है, यानी कि जब आप इनहेल करोगे तो एयर आएगी, यहाँ पे आएगी O2, यहाँ पे आएगा O2। ठीक है, और ये मेरा ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है CO2, ब्लैक से लिखता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट है CO2। अब आप ये एक चीज देख रहे हो कि इस एलोलाई के बीच में और इस ब्लड वेसल्स के बीच में एक लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, एक वॉल है किसकी, एलुलाई की, यानी कि एलुलर की, इस एलुलर की और इस ब्लड वेसल की, यानी कैपिलरी नेटवर्क की, जो किस में हेल्प करती है। अब इस एलुलाई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। यहां से O2 जाएगी एलुलर स्पेस से ब्लड के अंदर, और ब्लड में से CO2 निकल के जाएगी एलुलर स्पेस में, और एलुलर स्पेस से CO2 जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो वो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रास्ते बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का क्या काम है, इज द वॉल ऑफ एलुलर एंड कैपिलरी which which through which through which exchange of O2 and CO2 between the lungs, यानी कि alveoli and blood अकर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू लंग्स में से एयर निकल के कहां पे एंटर होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होगी, तो उस वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी थिकनेस की, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है तो उसकी थिकनेस की बात करूं तो वो होती है थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसकी जो ये थिकनेस है, ये भी एक आपके लिए गिफ्ट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा इसको, कि अगर कभी कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो वो कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एलोलाई। बेसिकली जो एलोलाई है वो पार्ट है आपका लंग्स का, लेकिन मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि आप ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का डिवीजन पढ़ रहे थे, तो ब्रोंक्यूल्स के एंड में जाके एलोलाई आ जाती है, तो मुझे लगा ये पॉइंट यहाँ पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा एज कम्पेयर टू लंग्स। लेकिन जब हम लंग्स को पढ़ेंगे तो वहां पे जब कभी भी एलोलाई का डिस्कशन होना होगा तो मैं उसको वहां पे फिर से करूंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज आपने डिस्कस कर लिया है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एलोलाइज को। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आज आपने एक बार समराइज कर लेते हैं, आपने पढ़ा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपने पढ़े ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपने पढ़े एलोलाई, है ना। और अगर मोटा मोटा देखें ब्रोंकाई पढ़े, ब्रोंकाई के बाद आपने देखा कि दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, तो आपने ब्रोंकियल ट्री पढ़ा। ब्रोंकियल ट्री के बाद आपने करीना पढ़ा, करीना को ध्यान रखना, करीना वो पार्ट है जहां से आपका ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। फिर आपने पढ़ा लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, ये तीनों की तीनों ब्रोंकाई एक ही लेयर से लाइन हो रही थी, स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फिर आ रहे थे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे थे, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज वाले सीलेटेड कॉलमनर से हो रहे थे जिसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट थी, और स्मॉल वाले सेम थे लेकिन वहां बस गॉबलेट सेल प्रोड्यूस नहीं थी। फिर आपके आ रहे थे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो थे उनके अंदर नॉन सीलेटेड थे और कॉलमनर की जगह क्यूबिडल एपिथेलियम थी। ठीक है, फिर आपने पढ़ी कार्टिलेज ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बाद आपने पढ़ा एलोलाई। अब एलोलाई में एक पॉइंट देख लो, इसकी लाइनिंग, जो ब्रोंकाई होती है, सॉरी एलोलाई जो होती है, इट लाइन विद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो मेरी एलोलाइज होती है, हमारी एलोलाइज होती है, वो लाइन होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, एलोलाई के बाद आपने पढ़ा एलुलर सेक। इसके बाद टाइप ऑफ एल्वुलर सेल्स, दो तरह की एल्वुलर सेल्स पाई जाती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 जो होती है वो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, हम बोलते हैं एल्वुलर फ्लूइड, और एल्वुलर फ्लूइड के अंदर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है जो बना होता है आपका फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स का, और ये अराउंड 35th वीक ऑफ फेटल लाइफ में ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रिवेंट करता है आपके एलोलाई के कोलैप्स को। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ोगे हेलर सेल पढ़ लिया, डस्ट सेल पढ़ ली, एलोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट होने वाली एलुलर मैक्रोफेज को हम बोलते हैं डस्ट सेल। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया, इसकी थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर होती है। तो आपने पढ़ लिया आपका प्रॉपर पूरा का पूरा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड
एलोलाई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते हैं, ग्रुप में डिस्कस करना चाहते हैं तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जिस बच्चे ने या फिर जिस बच्चे के पास हमारे ग्रुप का लिंक नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में अपने ग्रुप का एक बार कोड दिखाया था, उसको स्कैन करके आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पर ही हम पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यही था आज की क्लास के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लंग्स को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।